bachcho, I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazing. A very warm welcome to the third session of our chapter Nationalism in Europe with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. बच्चों बड़ी तो आज हम ये वाला पूरा चैप्टर करने वाले हैं फिनिश एंड आई होप कि आप सब घर में अच्छे से सुरक्षित हैं एंड योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो स्टेइंग सेफ एंड आर डूइंग वेल. And just in case if not, I hope them a very speedy recovery and I just wish that God has his blessings on all of you. चलो अब इसी बात पे डिफिकल्ट टाइम्स के होने के बावजूद हमें बढ़ना तो है ही आगे, तो बढ़ते हैं आगे विद दिस अमेजिंग कोटेशन विच सेज ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू. सिंपल सी बात बच्चे इसकी बस इतनी सी है कि या तो आप चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में ले लो या चीज़ें आपको कंट्रोल में ले लेंगी. और यही नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने देखा भी है ना. इफ़ यू रिमेंबर, लोगों ने अगर चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं लिया होता तो चीज़ों ने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया होता, मोनार्की ने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया होता. और आज जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और आज जो हमारी हिस्ट्री है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूरोप का डिफरेंट नेशंस में, ये कभी भी नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. चलो अब इसी बात पे हम फटाफट डिस्कस करते हैं हमारे पिछले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन. लिबर इज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन 1832 एंड Mazzini formed young Italy in Bern is false. He found it where? Marseilles. Okay, चलो तो जानकी प्रसाद, सोनी Velasque and Sia Bhardwaj have made it to the leaderboard. My heartiest congratulations to my dear winners. Now for the people who have not been able to make it to the leaderboard, there must be and there is only possibility of two reasons. दो ही possibilities है. या आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इसीलिए आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे सेशंस के, आप मिस कर दे रहे हो और आप देर से रिप्लाई कर रहे हो. तो बच्चे सबसे पहले हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए. आपको इस तरह से नोटिफिकेशंस आती रहेंगी चैनल पे, जो भी कुछ चल रहा है यू विल स्टे अपडेटेड. एट द सेम टाइम पीपल डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. लाइक करोगे तो मैम को भी मोटिवेशन मिलेगा. और यार आज पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, सो आई एम श्योर यू गाइज वुड बी एंजॉइंग दिस हैप्पीनेस ऑफ कि फाइनली ये चैप्टर फिनिश होने वाला है. तो इस बात पे भी लाइक तो बनता है. तो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. ओके चलो अब इसी बात पे हम बढ़ते हैं और फटाफट एक रीकैप करते हैं. पिछले सेशन में हमने क्या बात की थी? We discussed about the making of nationalism in Europe, aristocracy and the new middle class, liberalism, age of revolutions, the new conservatism after 1815 and the revolutionaries. अब ये तो मेजर टॉपिक्स हो गए. अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि what does it exactly mean, तो बच्चे हमने ये डिस्कस किया कि कैसे मॉडर्न स्टेट्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गए थे. राइट, हमने अब तक ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि कैसे मॉडर्न स्टेट्स जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गई थी. यानी कि फिक्स बाउंड्रीज थी, उनके फिक्स्ड रूलर्स थे, बट वी डिड नॉट हैव नेशन स्टेट्स. राइट, एंड नाउ आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, जब ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई तो इन्होंने नेपोलियन की हुई हर चीज़ को अनडू कर दिया. और उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो उन्होंने की थी उसको रहने दिया, बट बाकी रेस्ट एवरीथिंग वाज undone. Also on top of it, they further re-established conservatism. कंजर्वेटिज्म वो लोग होते हैं जिनको बिलीव है कि हाँ पुराना चर्च और पुराना जो सेटअप होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिजर्व्ड. ये सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं जिनको चेंजेस पसंद नहीं होते, ये सारे लोग आ गए. However, even they were in favor of few administrative changes जैसे कि serfdom, feudal system, इन सारी चीज़ों के abolition के लिए, because they knew that this is for the better of the society. But जब conservatives आए तो इनको फाइट करने के लिए भी तो लोग आए होंगे ना. तो इनको फाइट करने के लिए भी लिबरल्स आए जिन लोगों को फ्रीडम में बिलीव था. ये लिबरल्स कौन थे बच्चे? तो ये पुराने वाले रिवोल्यूशनरीज नहीं थे, ये नए मिडिल क्लास थे. ऐसे देखा जाए तो अगर आप टाइम लाइन मैच करोगे ना, नेशनलिज्म का राइज फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में पैरेलली चल रहा था. फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ साथ पैरेलली बाकी जगह भी लोग इंस्पायर हो रहे थे. तो उस समय क्या हो रहा था, हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ओनर्स, ये लोग वेल एडुकेटेड मिडिल क्लास नया एक एस्टैब्लिश हो रहा था. तो ये नई एडुकेटेड मिडिल क्लास जो थी ये लिबरलिज्म को फॉलो कर रही थी. ठीक है, उसी के साथ रिवोल्यूशन शुरू होता है. लोगों को पता होता है कि यार अगर ये खुलकर रिवोल्ट करेंगे, खुल करके अगर जूझेंगे लोगों से तो इनको दबा दिया जाएगा. तो यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज आकर के बनने लग जाती हैं, जैसे कि यंग इटली,
ये हमारे यूसुफ मजीनी के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। वो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रिवोल्यूशनरीज एंड वेरी पावरफुल वन एट दैट टाइम। इनफैक्ट बोला भी गया है उनके लिए, मैटरनिक जी ने, ड्यूक मैटरनिच ने ये बोला भी है दैट ही इज लाइक अ बिग थ्रेट, ही इज लाइक अ ह्यूज डेंजर टू द सोशल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब इसी पे हम ये बात करते हैं आज हम क्या करने वाले। सो वी गोना टॉक अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मैं थोड़ा सा आपको लास्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस सेशन विच वाज आफ्टर द रिवोल्यूशनरीज, जहां पे हम शुरू करते हैं कि कैसे रिवोल्यूशन की फाइट प्रोपगेट होने लगी, वो मैं रिवाइज कराऊंगी डिटेल में दोबारा। हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट, बेसिकली मेकिंग ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन इटली की, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये सारी चीजें हम करेंगे रिवाइज। बट हम शुरू करते हैं एक फटाफट रीकैप से। सो वी गोना बिगिन विद अ रीकैप हमने एक तो कर लिया है ऑलरेडी, दूसरा अब करेंगे। कैसे करेंगे इससे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे। कंजर्वेटिव्स अपने पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर अगेंस्ट द नेशनलिस्ट्स एंड द लिबरल्स। उनको नहीं चाहिए था कि ये जो लोग आ रहे हैं ना अपनी अतरंगी भावनाओं को लेकर के, अपने अतरंगी डिमांड्स को लेकर के, वो लोग यहाँ होने भी चाहिए, ये उनको चाहिए ही नहीं था, ठीक है। लेकिन ये आने लग गए, ये लोग तो एस्टैब्लिश होने लग गए थे। ये कौन से थे? नए एडुकेटेड मिडिल क्लास। इनका राइज अब क्यों हुआ? मेजर रीजन तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब आपको लगेगा तो मैम क्या ये लोग इन लोगों के अपने फैक्ट्रीज थे? बच्चे अगर इनकी फैक्ट्रीज नहीं पे थे ना, तो ये लोग वहां पे एज अ मैनेजर एट अ गुड पोजीशन काम करने वाले लोग थे, जिनके पास पैसे आने लगे थे, या फिर बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कई सारी गुड्स जो हैं अब वो सस्ते में प्रोड्यूस होने लगे थे, जिनका ये ट्रेडिंग करते थे बाहर यूरोप के, तो या फिर फ्रांस के, या जहां के भी, ठीक है। तो बेसिकली वहां से लोगों के पास पैसे आने लग गए। देयर वाज अ फ्लो ऑफ कैश व्हिच लेड टू देयर एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। सबसे पहला अपहीवल, सबसे पहली अपराइजिंग, सबसे पहला एक मास प्रोटेस्ट के सेंस में जहां लोगों ने देखा आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो कब हुआ? वो हुआ जुलाई 1830 को। इसके बारे में हमने बात की है कि लुई फिलिप नए रूलर बन गए थे, ठीक है। हाँ जी, ये उसी अपहीवल की बात हो रही है। हुआ क्या कि लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे कि यार ये बर्बन डायनेस्टी, आपको याद होगा कि आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया था, राइट। जो लुई 16 का अपना क्लैन था, उनको वापस पावर में ला दिया गया था। तो इन लोगों ने कहा कि ये बंदा बहुत खराब काम कर रहा है, ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव तरीके से चल रहे हैं रूलर्स, इनको ओवरथ्रो करो। इनको ओवरथ्रो करके इन्होंने स्टैब्लिश करी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि देखो, रिपब्लिक का जब स्टेटस डिस्ट्रॉय हुआ फ्रांस में, तो कंजर्वेटिव्स आ गए। उसके बाद पहले नेपोलियन बोनापार्टे केम एंड डिस्ट्रॉयड इट, बट देन ही वाज डिफीटेड। उसके बाद रूल करने कौन आया? कंजर्वेटिव्स आ गए, उन्होंने पावर अपने हाथ में ले लिया था। बट आफ्टर द कंजर्वेटिव्स वर रिमूव्ड, कंजर्वेटिव्स ने तो बेसिकली क्या किया? बर्बन डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश कर दिया। अब अगर इसके रूलर को उठा करके फेंका जा रहा है, तो उसके बदले कोई तो आएगा ना। तो कौन आया? तो बच्चे वो फुल मोनार्की जो कंजर्वेटिव्स ने वापस ले आई थी नेपोलियन बोनापार्टे के बाद, उसको इन्होंने वापस से, आप याद करो 1792 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई थी, जो नेशनल असेंबली ने मोनार्की ड्राफ्ट की थी, वो फिर से हो रही है यहाँ पे। और अब की बार नए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ रहे हैं, ऐसे राजा आ रहे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रूल करेंगे यहाँ पे। ये उनका नाम था लुई फिलिप, ठीक है। इस रेवोल्यूशन को जो जुलाई में हुआ था, जिसने ये सारी चेंजेस करा दी थी, इसको हम कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन ऑल्सो लेड टू सम फॉलोड अप इवेंट्स। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इतने सारे चेंजेस करा दिए सोसाइटी में, वैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन ने भी कुछ सारे चेंजेस करा दिए सोसाइटी में, ठीक है। जैसे कि ब्रुसेल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग हुई। आप बात बचे पावर शेयरिंग में, हमने बेल्जियम की बात की है, हमें पता है इसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, राइट। तो ब्रुसेल्स में इस चीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग पावर इग्नाइट की, एंड देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग which resulted in the bifurcation and division of Belgium from the United Kingdom of Netherlands. तो नीदरलैंड से as a result of this, ये जो अपराइजिंग ब्रुसेल्स में चल रही है, उसकी वजह से बेल्जियम फाइनली इनसे कटकर अलग हो जाता है। दूसरी चीज कहां हुई? ग्रीस में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हो गई। बच्चे ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे 15th सेंचुरी से, यानी कि समवेयर अराउंड 1400 कुछ ईयर्स से यहाँ पे इनके ऊपर कब्जा करे हुए था, ठीक है। बट ये लोग चाहते थे ऑफकोर्स उनसे छुटकारा पाना। धीरे धीरे ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, ये इन ग्रीक्स के अंदर भी, ग्रीस के लोगों की सिटीजन्स के अंदर भी बढ़ने लगी। एंड दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फाइनली इन 1821 में इन्होंने बिल्कुल जोर शोर से लड़ाई करना शुरू किया विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि भैया हमें माफ करो।
अब जो इनको सपोर्ट है, इवन द पीपल हु वर इन एग्जाइल एंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप आल्सो एक्टिवली सपोर्टेड देम। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको भी आजादी चाहिए भाई, हर एक बंदे को नेशन स्टेट चाहिए था, इनको भी मिलना चाहिए। ऑटोमन एम्पायर ने इनके ऊपर बहुत दिन तक रूल कर लिया, अब इनको माफ करो। इनफैक्ट ग्रीस वाज गिवन द नेम बाय द पोएट्स एंड द आर्टिस्ट्स अराउंड ऑफ द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसी के साथ इनकी लड़ाई कुछ 10-11 साल तक चली एंड फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ इनको आजादी मिल गई एंड ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब आप देखो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स, इन्होंने इनको ये नाम दिया था। मैंने आपको पिछले सेशन में एक नया वर्ड भी बोला था विच वॉज रोमांटिसिज्म, राइट? तो रोमांटिसिज्म क्या है, अब इसके बारे में हम आज बात करेंगे। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। बच्चा रोमांटिसिज्म इज अ वे, ओके, इट्स एक तरीका है जो लोग यूज करते हैं नेशनलिज्म एक्सप्रेस करने के लिए और फाइट करने के लिए, उस वक्त यूज किया जाता था। इसमें क्या होता है, ये लोगों का ऐसा मानना है कि साइंस और लॉजिक भैया बिल्कुल बेकार चीज है। ये लोग उसको ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इनका कहना है कि साइंस और लॉजिक कहने की बातें होती हैं, बट द ट्रू फीलिंग्स एंड नेशनल सेंटिमेंट्स लाइज इन आर्ट्स, पोएट्री, स्टोरीज, बेसिकली आर्टिस्टिक चीजों का, यहाँ पे क्रिएटिविटी का, फिलोसफीज, आइडियाज, आर्ट, पोइट्री, इन सारी चीजों का सहारा लिया गया था। और इन सारी चीजों का सहारा लेकर क्या किया जा रहा था, हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, कल्चर को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। तो जो लोगों का हिस्ट्री है, कल्चर है, इन सारी चीजों को वेपन की तरह यूज किया जा रहा था सो दैट पीपल कुड ऑल्सो रिलेट विथ इट। बच्चे देखो, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कहाँ से आती है? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म तब आती है जब लोगों को एक दूसरे से रिलेटेड फील होता है, एसोसिएटेड फील होता है, एंड दे फील एसोसिएशन नॉट जस्ट among themselves but also towards their land, towards their nation. And then if something is wrong that is happening in the nation, they stand together, they have an uprising against that wrongdoing in the nation. But यहाँ पहले लोगों में वो यूनिटी, वो नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं थी। तो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए पहले तो लोग ये वो फलाना ठिकाना कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इन्होंने कहा कि ये जो साइंस, लॉजिक और दिस दैट यू गाइज आर यूजिंग, इट्स कंप्लीटली यूजलेस। व्हाट वी रियली नीड टू फोकस ऑन इज द आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। इसमें रियल चार्म, इसमें रियल connectivity hai. This is what helps people connect. This is what will give people a common culture and mystical feelings. This is what romanticism continuously spoke about and also propagated. वहीं पे एक हमारे रोमांटिक और भी थे फ्रॉम जर्मनी, जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्जो। इनका कहना ये था कि कॉमन लोगों ने ऑफ जर्मनी, कॉमन पीपल हैड स्टिल नॉट फिगर्ड आउट और एक्सप्लोर्ड देयर हिस्ट्री, दे वर स्टिल टू डिस्कवर देयर हिस्ट्री, ठीक है, still common people still to discover their हिस्ट्री। इन लोगों को अभी भी अपने हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना रह रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन है, ठीक है, द फोकस्ड, द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन दैट एक्चुअली लाइज इन व्हाट, in the folk songs, in the folk stories, in the dances, in the music। तो जो भी लोगों के नेटिव फोक सॉन्ग्स, म्यूजिक है, ये सारी चीजें, पोएट्री है, इसमें द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन लाइज। इससे ही लोग असल में कनेक्ट करेंगे। द कॉमन पीपल, दैट्स वो फोक यूज्ड टू, वर सपोज्ड टू कनेक्ट and find the true spirit of nation using these things. ये लोगों ने अब तक नहीं किया था according to him, and he was also romantic. Okay, now case of Poland. हम अब पोलैंड की बात करेंगे। आपको मैं वापस थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, अगर आपको याद होगा, हमें याद है ऑस्ट्रियन प्रिंस ने ये जो पार्टी कराई थी 1815 में, वहां पे ये ट्रीटी साइन हुई थी और कई सारी चीजों को अंडू कर दिया था हमारे ग्रेट पावर्स ऑफ रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने। इसी के साथ साथ बच्चे, इन्होंने कई सारा रीडिविजन किया था। हर एक चीज जो टेरिटरी थी उसको वापस से रीडिवाइड किया, आप समझो कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी कि बाउंड्रीज को इधर उधर किया था, और उसी में पोलैंड को भी बांट दिया गया था, ठीक है, पोलैंड का भी बंटवारा कर दिया गया था। तो कैरल क्रुपिंस्की सेलिब्रेटेड पोलिश थ्रू ओपेरास। तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, लैंग्वेज की। जी हाँ, सो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ लैंग्वेज बिकेम अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। बच्चा, लैंग्वेज वैसे कहने को तो बहुत छोटी सी चीज है, हमें समझ नहीं आती है कि लैंग्वेज में इतना पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत ऐसा वेपन बनने की कैसे हो सकती है।
बट लोग पहले लैंग्वेज को किस चीज को के लिए यूज करते थे? इट वॉज नॉट जस्ट यूज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट वॉज नॉट जस्ट यूज एज अ मीडियम ऑफ कॉमनैलिटी, इट वॉज यूज टू रिकवर द एंशियंट नेशनल स्पिरिट। पहले कैसे लोग लैंग्वेज से रिलेट होते थे, यूनाइट होते थे, उस चीज को अब एक्सप्लोर किया जा रहा था और मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज के लिए भी एक वेपन की तरह इसको यूज किया जा रहा था, ठीक है। सो दिस हैड बिकम अ न्यू वेपन एंड यूज्ड फॉर conveying modern national मैसेज। तो अब इस चीज को यूज करके लोग आगे बढ़ रहे थे। और क्यों बढ़ रहे थे, मैं आपको सिंपल सी बात समझाती हूँ। ये जहां हम पोलैंड की बात करें, यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन भी हुआ था। आर्म्ड रिबेलियन हैड ऑलरेडी हैपेंड। लोगों ने आर्म्स का सहारा लेकर के 1831 में किया था रिबेलियन इन पोलैंड, बट वो बुरी तरीके से फेल हो गया था और उनको दबा दिया गया था। तो फाइनली इन्होंने क्या नया वेपन चुना? लैंग्वेज का। और इसको लोग नहीं दबा पाए। कैसे लैंग्वेज का? तो बच्चे जो पोलिश लैंग्वेज था, अब सब लोग वही बोलने लगे। यहां देखो अब रशिया आ गई थी, ठीक है। तो इनको चाहिए था, द रशियंस हैड स्टार्टेड पुशिंग आउट पोलिश लैंग्वेज फ्रॉम कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह से इस लैंग्वेज को रिमूव करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर पोलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज इन पोलैंड इज व्हाट वाज गोइंग ऑन, ठीक है। रशियंस चाहते थे, क्योंकि अब उनका कब्जा है कि हर जगह हर तरफ से लोग रशियन बोले, बट इन लोगों ने इसको ही हथियार बनाया और कहा, जैसे कि जितने भी लोग थे चर्चेस में, जहां भी मिलते थे, जो भी इनके और जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, व्हाटएवर इवेंट्स दीज गाइज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, बी इट इन द चर्चेस, बी इट एनीवेयर, द नेशनल एस्पेक्ट वाला, इफ यू कुड से द गैदरिंग, द टुगेदर दिस थिंग, इवन द प्रीस्ट्स एंड द बिशप्स यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन पोलिश ओनली। इसके लिए रशियंस इनको बहुत ज्यादा पनिश भी कर रहे थे। कई लोगों को बहुत मार पड़ी, कई लोगों को जेल भेज दिया, पिटाई भी पड़ी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गिव अप नहीं किया और इसको लेकर के लड़ते ही रहे। एंड दिस इज हाउ लैंग्वेज became such a strong weapon. अब बात करते हैं हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट की। देखो अभी हमें पता है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे लगातार साइड में लड़े जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? यूरोप, पूरे यूरोप की बात है। आपको थोड़ा सा याद होगा, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बात की कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहा था यूरोप में, राइट। द पॉपुलेशन वाज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप वाज आल्सो हैपनिंग। On top of that, there was an year, actually 2 consecutive years of bad harvest. बुरी हार्वेस्ट का भी 2 साल हुआ था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा? नेचुरली पहले ही यूरोपियंस का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो खाना जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको मीट नहीं करेगा, उनके रिक्वायरमेंट्स को, नीड को मीट नहीं करेगा। ऊपर से बैड हार्वेस्ट में जो भी खाना आ रहा था वो भी चला गया। इट नेचुरली लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड और फेमाइन, व्हाट यू से, राइट। तो अब इसकी वजह से खाना जब भी कम होगा तो खाने की प्राइसेस तो बढ़ेंगी। जब भी खाना कम होगा, खाने की प्राइस नेचुरली बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या होने लग गया? इसके ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावरफुल थी और पेजेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। द पेजेंट्स वर स्टिल स्ट्रगलिंग। पेजेंट्स की जिंदगी की लड़ाई चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी। अब क्यों चलती जा रही थी? भाई इनके ऊपर अभी भी टैक्सेस थे, इनके ऊपर अभी भी फ्यूडल ऑब्लिगेशंस थे, इनको अभी भी ये सारे पैसे देने थे, उसके ऊपर खाना नहीं है, ठीक है। प्राइसेस खाने की बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। ऊपर से एरिस्टोक्रेसी तो वेल एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, लेकिन लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। लोकल प्रोड्यूसर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी जो यहाँ पे थे। लोकल प्रोड्यूसर्स को क्यों दिक्कत हो रही थी? क्योंकि बच्चे इंग्लैंड जैसी जगह जो थी वो अब अपनी मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स को ला करके यहाँ पे, जो उन्होंने इंडिया के डिक्लाइन, इकोनॉमी के डिक्लाइन में भी बहुत ज्यादा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया में, देखेंगे हम कि इंग्लैंड से जो फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, मशीन गुड्स प्रोड्यूस्ड का गुड्स था उसको ला करके ये लोग यहाँ पे फ्लड कर देते थे, डंप कर देते थे। अब मशीन से बनी चीजें बहुत सस्ती होती हैं, ठीक है, वो वहां पे बहुत सस्ते दामों में बिकती थी। इसकी वजह से लोग जनरली प्रेफर करेंगे उन सारी चीजों को बाय करना। अब उसकी वजह से ये जो बाहर की इंडस्ट्री से और मशीन वाली चीजों से आ रहा है, लोकल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि लोग अपने घरों में चलाते थे, या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बना करके, कॉटेज इंडस्ट्री बना के चलाते थे, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सफर करने लगे। ऊपर से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत गिर गई। जॉब्स मांगने वाले ज्यादा, देने वाले कम, एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शंस कम थे, अपॉर्चुनिटीज कम थी, लेकिन जॉब लेने वाले कई सारे लोग थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोगों को छोटे छोटे गांव में ऐसा लगा कि चलो ठीक है, हम शहर की तरफ जाते हैं, हम शहर में जाएंगे तो शायद हमें जॉब मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट ओनली रिजल्टेड इन इनफैक्ट, एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं है, इट ओनली रिजल्टेड इन
ओवर क्राउडेड स्लम्स, ठीक है। तो वहां पे स्लम एरियाज फॉर्म होने लगे क्योंकि भाई इन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वहीं पे छोटे छोटे हट्स, मड हाउसेस, कच्चा हाउसेस बना करके ये बेचारे लोग इकट्ठे कहीं एक जगह पे रहने लग गए। फिर बात आती है 1848 में, ऑल द कॉजेस ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। भाई इतनी ज्यादा महंगाई चल रही है, लोगों के वेजेस घटा दिए जा रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, खाने की प्राइसेस बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग डेस्परेटली काम ढूंढ रहे हैं। तो ये परेशान लोग उतर गए सड़क पे, जितने भी बैरिकेड्स, जितना कुछ भी बनाया गया था उन सब को तोड़ दिया। अब ये याद करो कि इस वक्त हमारे रूलर कौन है। इस वक्त हमारे रूलर यहाँ पे है लुई फिलिप, जिन्होंने बोर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रीस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ रीस्टैब्लिशिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये इकोनॉमी को बिल्ड नहीं कर पाए थे, लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए थे। तो इनको इनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने सजेशन दिया कि भैया सुनो, अगर आपको आपका फेट लुई 16 जैसा नहीं चाहिए तो चुपचाप एब्डिकेशन रिजाइन कर दो, ठीक है, एब्डिकेट कर दीजिए और यहां से भाग जाइए। और इन्होंने बिल्कुल ऐसा किया, ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एंड रैन अवे, वहां से भाग गए लुई फिलिप अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि फिर से पेरिस की सड़कों पे लोग उतर आए हैं और इनको भी खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रांस बन गया रिपब्लिक फिर से, यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए अब जो है इलेक्शंस होने के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म होगी, लोग आएंगे और सफरेज जो है सारे मेल्स को मिल गया हु वाज अबव 21। तो यानी कि यूनिवर्सल तो नहीं हुआ, विमेन के लिए अभी भी नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टीड वाले लोग ही, ओनली प्रॉपर्टीड मैन कुड वोट, ऐसा नहीं रह गया था। राइट टू वर्क दिया गया लोगों को, नेशनल वर्कशॉप्स भी सेट किए जाते थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हो सके, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड हो सके। एंड फाइनली अगेन नेशनल असेंबली केम टू रेस्क्यू। तो नेशनल असेंबली वापस आई, उसने इन सारी चीजों को ठीक करके फिक्स कर दिया, ठीक है। अब एट द सेम टाइम गाइज, वाइल द एंटायर वर्ल्ड इज फाइटिंग, एक और यहाँ पे अपराइजिंग चल रही है विच इज इन द सिलेसियन वीवर्स, विच इज इन द सिलेसियन वीवर्स की अपराइजिंग है, 1845 की बात है। अब यहाँ पे क्या होता था, ये जो वीवर्स थे इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करना होता था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स इनको बहुत सारा रॉ मटेरियल देते थे और इनको फिनिश्ड गुड्स का ऑर्डर देते थे, ठीक है। अब इन्होंने ऐसे ही एक बार कॉन्ट्रैक्टर्स ने 1845 में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इनको दे दिए और फिनिश्ड गुड्स का ऑर्डर दे दिया। दीज गाइस प्रिपेयर्ड ऑल द गुड्स, लेकिन उसके बाद इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनसे सारे गुड्स खरीदी नहीं और जो प्राइसेस भी पे की वो भी बहुत ड्रास्टिकली कम हो गई। अब ये बेचारे जो वीवर्स है वो क्या करेंगे, ये बहुत बेसिक, इनकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थे, इनकी मीन्स ऑफ लाइफ बहुत लिमिटेड थी। तो इनके पास बहुत पैसे, बहुत ऑप्शन नहीं था कि ठीक है अगर आपने नहीं खरीदा तो हम मैनेज कर लेंगे। रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे तो उसके बदले पैसे लेते थे, तो इन्होंने इतने सारे रॉ मटेरियल्स बाय किए थे कॉन्ट्रैक्टर से। दे वर सपोज टू फिनिश द गुड्स एंड सेल इट बैक टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, बट कॉन्ट्रैक्टर्स ने ना ही इनको प्रॉपर पेमेंट्स दिए, पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिया, साथ ही साथ अपने ऑर्डर्स को भी घटा दिया। आप सोचो किसी ने आपसे बोला है कि वो आपसे 500 चीजें पिक करेंगे और अचानक से कहते हैं कि नहीं नहीं हमें सिर्फ 75 दे दो, और आपने पूरा रॉ मटेरियल सब कुछ तैयारी कर ली, तो आपको कितना बड़ा लॉस लग जाएगा। तो इनकी वीवर्स की मिजरी जो है, इनका जो पेन है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। As a result of which they said कि सुनो हम ऐसे तो नहीं रहेंगे, and they started revolting against the cotton contractors for low wages। उन्होंने कहा आप हमें इतने कम पैसे दोगे और हम इसमें रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात प्रॉब्लम ये है कि आप हमसे पूरे जो आपने डिमांड करी थी, जो आपने ऑर्डर दिया था, आप वो भी नहीं लेकर जा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। और इस वजह से इन्होंने कहा कि हमारी चीजें, हमारे वेजेस दो, हमारे पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑर्डर है वो उठाओ। लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब इनकी बात नहीं सुनी तो ये ऐसे तो बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि भाई बहुत दर्द में थे ये लोग, बहुत दुख में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन में थे। तो दीज गाइज मार्च्ड टू द हाउसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, मार्च टू द हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, हाउसेज एक्चुअली ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे थोड़े बहुत, ये सारे लोग वहां पे उठ करके चले गए और कहा कि हमें हमारे वेजेस दो, एंड स्टार्टेड आस्किंग फॉर वेजेस। अब ये लोग जो है वहां पे हायर वेजेस मांगने लग गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता है, आप भागो यहाँ से, ठीक है। इनफैक्ट उनको थ्रेट करने की कोशिश की
इनको थ्रेट करने की, डराने धमकाने की कोशिश की। इन्होंने कहा तुम ऐसा करोगे। गुस्से में आकर के दीज वीवर्स स्टॉर्म्ड इनटू द हाउसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। एक घर में घुस करके खिड़कियां वगैरह तोड़ रहे हैं, दूसरे घर में घुस करके पूरा प्लंडर कर दिया है, जितना भी ऑर्डर था सबको फाड़ वाड़ के फेंक दिया है, पूरी बर्बादी कर दी है। अब ये बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत डर गए और वहां से भाग गए। दे ट्राई टू टेक शेल्टर, किसी ने, उनको पता था वो कॉन्ट्रैक्टर्स बदमाश है, किसी ने शेल्टर नहीं दी। लेकिन जब ये लौटे तो ये लौटे आर्मी के साथ, और आर्मी ने पूरे जोरों शोरों से इन लोगों को दबाया, सप्रेस किया। इनफैक्ट 11 वीवर्स वर इवन शॉट डेड। तो यहाँ पे भी बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स, सॉरी बेचारे वीवर्स को ही फंसा दिया इन लोगों ने, और उनकी किसी ने सुनी नहीं। अब हम बात करते हैं 1848 में जो रेवोल्यूशन हो रहा था उसकी। ठीक है बच्चे, कॉज ऑफ फ्रांस। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि अभी हमने देखा है कि कैसे, गाइस 1 सेकेंड, okay, my stylus is not working. Got it. Yeah. So we just saw that how the weavers, how the people had moved, how the weavers were struggling, how the unemployed people were moving and staying in slums, how people were asking for more wages, how people were struggling to find jobs. So basically, poor, unemployed, starving पेजेंट्स और लोगों का स्ट्रगल हमने देख लिया। ये स्ट्रगल और इसकी लड़ाई कॉन्स्टेंटली चली ही जा रही थी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके अलावा पैरेलली साथ साथ एक और रेवोल्यूशन चल रहा था। क्या था? फ्रांस का केस। हाँ जी, फिर से फ्रांस आ गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1848 की बात है, सिर्फ फ्रांस में चल रहा था। तो ये दिस वाज लेड बाय ऑब्वियसली द एजुकेटेड मिडिल क्लास, एंड द आइडिया वाज अबॉलिशन ऑफ मोनार्की। ठीक है, लुई 15 की बात हो रही है, हमारे किंग ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ द किंग। एंड बाकी क्या था, ये सिर्फ सॉरी गाइज, आई विल जस्ट कम बैक एंड आई से कि फ्रांस में क्या था। फ्रांस में एजुकेटेड मिडिल क्लास ने लीड किया था, मोनार्की की एबॉलिशन हो गई थी, आपको याद होगा, रिपब्लिक फिर से रीस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, कैसे? लुई फिलिप जो थे उन्होंने एब्डिकेट कर दिया था, रिजाइन करके भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्रांस में हुआ है, यहाँ पे ही सिर्फ रिपब्लिक रीस्टैब्लिश हुआ है टू अचीव रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। दिस हैपेंड ओनली इन फ्रांस। बाकी जगह क्या हो रहा था? बाकी जगह आज भी मोनार्की थी, और वो भी लोग बहुत स्ट्रांगली होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फ्रांस की हालत दोबारा ऐसे देख करके उनकी लग गई थी। ठीक है, थोड़ी सी उनकी फट गई थी। ठीक है, सो नेशनल्स ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। इनको चाहिए था कि इनके देश में भी पार्लियामेंट आ जाए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसी कुछ हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ के जो किंग्स थे, यहाँ के जो मोनार्क्स थे, उनको ऐसा नहीं चाहिए था। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नॉट बीइंग गिवन टू देम। यहां से हम आते हैं और बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में भी जितने मिडिल क्लास के लोग थे, ये सारे लोग साथ में आ गए। फ्रांस ने बहुत इंस्पायर किया था, इसलिए तो ड्यूक मैटरनिच कहते रहते थे कि वो चीखता है और पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। देखो यहाँ पे भी मिडिल क्लास, देखो मिडिल क्लास इज टर्निंग पावरफुल, दे आर आल्सो गेटिंग एजुकेटेड। तो अब इनके पास दिमाग आ रहा है, इनकी बत्ती जल रही है कि हाँ भैया अब लड़ना है, अब हमें चाहिए, हमारा हक चाहिए। दे आर बीइंग मोर अवेयर, गेटिंग मोर अवेयर व्हाट दे वांट, दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ ऑल द डिमांड्स दैट दे वांटेड टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग आते हैं साथ में और वोट करते हैं। किस चीज के लिए वोट करते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल असेंबली, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये लोग सारे आते हैं, इकट्ठे वोट करते हैं, और मई 18 ऑफ 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो साथ में जाते हैं मार्च करके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, ये कॉन्वेंट ऑफ सेंट पॉल्स में ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फॉर्म करने के लिए जाते हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, और राजा जी को जाके कहते हैं कि किंग प्लीज टेक दिस, मेक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किंग ने क्या बोला होगा? किंग ने बोला भाग जाए ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो द फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, किंग ऑफ प्रशिया, रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स। इन्होंने कहा तुम टीम बना रहे हो, मैं भी टीम बनाऊंगा। एंड ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, एंड ही वेंट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स। और अब ये बहुत स्ट्रांगली पार्लियामेंट की मेकिंग को जो है बहुत स्ट्रांगली अब उसको रिजेक्ट करके उसके अगेंस्ट खड़े हो गए और अपोज करने लगे। ठीक है, अब हमें पता है कि मोस्टली ये जो पार्लियामेंट में थे लोग, वो कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे। हु वर देयर गाइस? मिडिल क्लास पीपल।
अब प्रॉब्लम क्या हुई, मिडिल क्लास के लोग थे तो अब इनको फर्क नहीं पड़ता था कि वर्कर्स के, आर्टिशंस के, इन लोगों के डिमांड्स क्या हैं, दिमाग नहीं, डिमांड्स, ठीक है, इन लोगों को क्या चाहिए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनको चाहिए ही नहीं था कि ये हो सके, ठीक है। तो फोर्स अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी, फोर्स अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। एरिस्टोक्रेट्स, टाइटल्स, किंग्स, इन लोगों की लड़ाई के अगेंस्ट लड़ाई बराबर चल रही है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है ये अपनी फोर्स लूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली वर्कर्स, इसमें मोस्टली आर्टिशंस, ये सारे लोग थे, ठीक है। इन्होंने अब बहुत एक्टिवली अपने सपोर्ट को लूज करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स थे, आर्टिशंस थे, इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है बहुत स्ट्रांगली, तो ये लोग ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो आप जाओ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रूप्स को बुलाया गया और इन लोगों को बाहर फेंक दिया गया, उठा के बाहर फेंक दिया सीधा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था, विमेन्स का रोल क्या था, विमेन वर रियली देयर और नॉट। यार जो राइट्स थे, इक्वल राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सारी चीजों की जो बात हो रही थी, ये सिर्फ एक लोगों पे, एक ग्रुप ऑफ, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे एप्लीकेबल नहीं थी, वो थी विमेन। क्या विमेन का इक्वल राइट्स होना, उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना, उनके पास वोटिंग राइट्स होना, ये समहाउ बहुत ही ज्यादा पेचीदा लगता था लोगों को, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लगता था इनको, इनके दिमाग में इट वाज नॉट नॉर्मल। ओके, पेट्रियार्कल सोसाइटी, एज यू गाइस नो, दिस वाज नॉट नॉर्मल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच women kept on fighting. These poor people formed political associations, न्यूज़पेपर बनाई, जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया। दोबारा जब जर्मनी में भी ये पार्लियामेंट बन रहा था, वहां पे भी गए कुछ उम्मीद लगा करके, जैसे नेशनल असेंबली से फ्रांस में औरतों ने उम्मीद लगाई थी, यहाँ पे भी इन लोगों ने उम्मीद लगाई, लेकिन उनकी उम्मीद बिल्कुल बेकार हो गई, टूट गई सारे एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि ये चर्च में जहां पे पार्लियामेंट कन्वीन हो रहा था, वहां पे उनको सिर्फ एज ऑब्जर्वर्स खड़ा कर दिया गया था, पैसिव सिटीजन की तरह कहीं ना कहीं, यानी कि उनकी सफरेज की डिमांड फिर से डिनाई कर दी गई थी, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि मेकिंग ऑफ जर्मनी कैसे शुरू होता है। बच्चे, मैं आपको दो तीन चीजें यहां पे ये समझा देना चाहती हूँ। कंजर्वेटिव्स ने इतने जितने भी रेवोल्यूशन हुए, जितने भी मूवमेंट हुई, जितनी भी अपराइजिंग हुई, उसको बहुत सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया, ठीक है, उसको आराम से दबा दिया, सप्रेस कर दिया, लिबरल्स को ज्यादा उठने नहीं दिया। लेकिन एक चीज वो नहीं कर पाए, दे फेल्ड टू restore the old order. पुरानी चीजें जो थी, जहां जो कंजर्वेटिव्स को चाहिए था कि पुराना ऑर्डर रहे, पुराने तरीके से पूरा सोसाइटी वर्क करे, नहीं, ये शिफ्ट बहुत बड़ा था और अब आ ही चुका था। और यही चीज मोनार्क्स ने भी समझ ली थी, जो नए राजा थे उनको समझ आ गया था कि ये जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, अगर उनको दबाना है तो एक ही तरीका है, कॉन्सेशंस, बेसिकली गिविंग इन, यानी कि जो भी डिमांड्स है वो आपको सुनने ही होंगे, अगर वो पूरी नहीं तो थोड़ी थोड़ी देनी होगी, जैसे कि सर्वडम का अबॉलिशन, ठीक है, जैसे कि फ्यूडल सिस्टम का अबॉलिशन, जैसे कि ज्यादा ऑटोनॉमी देना लोगों को, ये सारी चीजें अब मोनार्क्स को समझ आ गया था कि करना पड़ेगा। और इसी से बात शुरू होती है जर्मनी के यूनिफिकेशन की। तो नेशनलिस्ट्स की फीलिंग तो बहुत ज्यादा फैली हुई थी, मिडिल क्लास ऑफ जर्मन्स में भी फैली हुई थी। अभी हमने मिडिल क्लास ऑफ जर्मन्स में देखा कैसे वो पार्लियामेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। नाउ 1848 जर्मन अटेम्प्टेड टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट, ठीक है। इनको क्या चाहिए था कि ये जो नेशन स्टेट के लोग आए, द रूलर बेसिकली इट शुड बी रूल्ड बाय अ पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट कैसे बनना चाहिए, इट शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल। तो अब ये बात कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी की, थोड़ी थोड़ी इलेक्टेड बाय पीपल। तो अब ये डेमोक्रेसी की, नेशन स्टेट की, ये सारी चीजों की बात करें, ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट होना चाहिए, उसके लोग हमारे द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। और चाहिए था कि मोनार्की, मिलिट्री, ये सारे लोग हट जाए। अब जब इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रशिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑपोजिशन आया, किसकी तरफ से, राजा की तरफ से। हमने देखा राजा ने कैसे रिजेक्ट कर दिया पार्लियामेंट को, राइट। विल्हेम फोर्थ ने बोला आप यहां से निकलो, और इन्होंने जाके पार्टी ज्वाइन कर ली जिसके थ्रू वो अपोज कर सके। तो मोनार्की अपोज कर रही थी, मिलिट्री, जो लोग, जिन लोगों के पास टाइटल था, जिन लोगों के पास पावर था, वो सारे लोग अपोज करने लगे, इंक्लूडिंग द जंकर्स। गाइज, दिस कुड बी अ 1 मार्क क्वेश्चन, दैट व्हाट डू यू मीन बाय जंकर्स। जंकर्स थे हमारे प्रशिया के
लार्ज लैंड ओनर्स, उनको नाम जंकर्स दिया गया था। तो प्रशिया में जब ऐसा होने लग गया तो प्रशिया के ही बाकी लीडर्स आने लग गए और बात करने लग गए अब जर्मन की यूनिफिकेशन की। तो अब बात करते हैं कैसे जर्मन यूनिफिकेशन हुआ। बच्चे, इनकी चीफ मिनिस्टर जो थे ऑटो वन बिस्मार्क, ये बन गए आर्किटेक्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जी हाँ, इन्होंने पूरा प्रोसेस डिजाइन किया, जैसे आर्किटेक्ट घर का पूरा लेआउट डिजाइन करता है, इन्होंने पूरा प्रोसेस वैसे ही डिजाइन किया, इसको कैरी फॉरवर्ड किया। प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इन्होंने सीरीज ऑफ वॉर्स लड़े, एक लड़ाई नहीं, कई सारी लड़ाई, कई सारे वॉर्स हुए, और 7 साल तक ये चलता ही रहा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच में, और फाइनली प्रशिया को मिल गई विक्ट्री और इससे यूनिफिकेशन का प्रोसेस हो गया पूरा। ठीक है। Proclamation of the ceremony, the proclamation of the crown was done in the Hall of Mirrors in Versailles. किसको बनाया गया राजा? तो बिल्कुल कड़के की ठंड, कड़ाके की ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी। जनवरी ऑफ 1871, 18 जनवरी की बात है। आप देखो कई सारे डेट, अभी वहां पे मई 18 था, यहाँ पे जनवरी 18 है, 18 कई जगह आता है तो आपको याद करने में आसानी होगी। प्रशियन किंग जो थे हमारे कैजर विलियम द फर्स्ट, इनको जर्मनी का, यूनाइटेड जर्मनी का, गाइज रिमेंबर यूनाइटेड जर्मनी की बात हो रही है, सिर्फ जर्मनी की बात नहीं हो रही, यूनाइटेड जर्मनी के का एम्परर बनाया गया इन द सेरेमनी इन वर्सेलिस। ठीक है। द न्यू स्टेट विथ प्रशियन डोमिनेंस, मॉडर्नाइज्ड करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम इन जर्मनी। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो नया प्रशियन डोमिनेंस के साथ और वहीं के राजा को राजा भी बनाया गया, एक जो नया जर्मनी फॉर्म हुआ, वहां पे इन्होंने कहा कि करेंसी को मॉडर्नाइज करेंगे। बेसिकली बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लूप होल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको इन्होंने करा फिक्स। ठीक है। And in fact Germany became a model, this particular part of Germany, this became a model for the all of the other German states, हर जगह के लिए। एक चीज याद रखना कि जर्मन की यूनिफिकेशन की जरूरत क्यों थी। प्रॉब्लम ये था बच्चे कि जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी ना, वो पूरी इधर उधर स्कैटर थी, दे वर नॉट अंडर द सेम रूलर। ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज, कल्चर, इन सब से बनता है नेशन स्टेट। अब इन लोगों को अगर नेशन स्टेट चाहिए था तो मॉडर्न स्टेट से नहीं होता। अगर एक बाउंड्री में एक बंदे के साथ ये सारे लोग हैं भी, बट कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सब इकट्ठा नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और जर्मनी के साथ यही हुआ था, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे थे, तो इनका आइडिया ये था कि जितने भी जगह पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इन सबको इकट्ठा लेकर के आना है। और ऐसे ही हुआ, बीच की जो बॉर्डर्स, बाउंड्रीज थी, उनको हटा दिया गया। ठीक है। चलो, नाउ विद दैट वी विल कम टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसकी प्रोसेस और ज्यादा डिफिकल्टी फॉर वेरियस अदर प्रॉब्लम्स व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट विद जर्मनी। उसके पहले मैं आपको बता दूं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, जहां अगर आपको चाहिए 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स, तो आप करोगे एनरोल। दो बहुत strong reasons है why you would like to do this. One, there is a 1-month trial pack that you can buy. Yes guys, you heard me right. So you don't have to take the entire subscription for entire year. पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 महीने का ट्रायल पैक बाय कर लो। दूसरा है वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। Now this has never ever happened in the history of online teaching. In the history of online teaching ये पहली बार हो रहा है, और वेदांत तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको बोल रहा है कि come and join us, if not we are promising your improvement, if not then there is something that we have to give back to you. There must be some credibility to it, isn't it? But उससे पहले ये वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस क्या है, हम ये समझ लेते हैं कि प्रो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीजें हमें मिलती है। बच्चे, हमें मिलते हैं अनलिमिटेड लाइव सेशंस, यानी कि सारे सेशंस होंगे लाइव और आप जितने चाहो उतने कर सकते हो अटेंड। एंड एवरी सेशन में यू वुडंट हैव टू वेट फॉर मेंटी। अब जैसे आप आज मेंटी का इंतजार करोगे, बट ये तो प्रीमेड सेशन है, यहाँ मेंटी तो होगा नहीं, तो मेंटी का इंतजार नहीं करना होगा, बिकॉज एवरी सेशन विल हैव क्विजेस व्हिच विल गिव यू द फील ऑफ मोर फन देन मेंटी। यहाँ पे भी लीडर बोर्ड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ये सारी चीजें होती हैं, इट गेट्स वेरी फन। पूरे सेशन में आप देखते हो कि किसने सबसे अमेजिंग किया है, और ये क्विजेस आपको बहुत अच्छे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी देती है, आपकी नॉलेज को असेस भी करती है कि आप कितना समझ पा रहे हो। इसी के साथ साथ इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। देखो, एक तो या तो आप असेसमेंट के थ्रू सीख जाओगे या समझ जाओगे कि कितना सीखा है। एक्सपोजर कैसे मिलेगा? तो बच्चे, यू गेट टू लर्न एंड compete with the students throughout the world. Yes, you heard me right. Not just from different parts of India, but different parts of the world. People will be your peers. तो स्टूडेंट्स अलग अलग हिस्से से दुनिया की आएंगे, आपके साथ सीखेंगे, आपके साथ compete करेंगे, तो आपका horizon of exposure, knowledge, learning, वो ऐसे ही कितना ज्यादा expand हो जाएगा, ये सोचो। At the same time यार, if you see, there are so many live sessions, natural है कि replay देखना पड़ेगा कभी ना कभी, क्योंकि live sessions मिस
हो जाएंगे या किसी दिन अटेंड नहीं किया, फॉर वॉट एवर रीजन, इफ यू हैव टू वॉच द replays are very boring. I never want to watch the replays, but over here I or any of you will not have to feel that. Why? Because you have interactive replays and you heard me right? You have live quizzes, you have leaderboards, यानी कि बिल्कुल लाइव सेशन की तरह आप क्विजेस में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो. Yes, no kidding, you can participate just like live sessions and even appear on the leaderboard. यार even leaderboard आएगा. प्लस कंटेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बिकॉज यू हैव द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स के साथ कंटेंट अवेलेबल जो आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हो. तो जो दो मेजर इश्यूज होते थे, एक तो टीचर ने कुछ लिखा वो पॉइंट मिस हो गया होगा, मैं कैसे करूं, उसका प्रेशर रहता था, तो टीचर ने जो लिखा वो लिखना है, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, राइट. दूसरा प्रॉब्लम ये होता था कि ये नोट्स बनाने के चक्कर में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते थे. तो अब जब नोट्स ही यहाँ पे आपको पूरे बनाए हुए मिल जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जा रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है. दूसरा कुछ मिस हो गया तो रिप्ले. इससे अच्छा और बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता. डाउट सॉल्विंग भी हो गया. अभी देखो लाइव सेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको अगर डाउट्स पूछने भी है तो आप नहीं पूछ सकते. यू कांट इवन आस्क बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू रीड योर डाउट. सिंपल इज दैट, राइट. दूसरा प्रॉब्लम ये होता है बच्चे, इवन इन लाइव सेशंस आप अगर डाउट्स पूछते हो तो वो डाउट्स खो जाते हैं बिकॉज यहाँ हमारे पास यूट्यूब पे सिर्फ लाइव चैट है. उसमें कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे मुझसे ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे अभी तुरंत ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे छोड़कर जा रहे होते हैं, रैंडम मैसेजेस रहते हैं, या फिर इतने सारे बच्चे होते हैं जिनके साथ अकेले मास्टर टीचर को सारे डाउट्स को अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है थ्रू सेशंस. यहाँ पे ये तीन रीजन है जो जिसकी वजह से ऐसा कभी नहीं होगा. आपके सारे डाउट्स थ्रू द सेशन ही आंसर हो जाएंगे. आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट. देखो एक तो सारे सेशंस लाइव होते हैं, तो आप जब चाहो जिस वक्त चाहो वो सारे डाउट्स आप उसी समय पूछ सकते हो. दूसरा चीज ये है कि मास्टर टीचर्स के साथ क्लास टीचर्स होते हैं जो कि डेडिकेटली आपका डाउट सॉल्व करने के लिए ही वहां पे अवेलेबल होते हैं. एट द सेम टाइम द थर्ड इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट आई थिंक अमेजिंग थिंग इज यहाँ पे पब्लिक चैट अलग है. लोगों से चिट चैट करना, टीचर से चिट चैट करने के लिए एक अलग चैट बॉक्स है. एंड जस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, जस्ट टू गेट योर डाउट्स एंड क्वेरीज रिजॉल्व, आपके लिए अलग से डाउट्स पैनल एंड Q&A पैनल होता है. वहां पे अपने डाउट्स पोस्ट करो, क्लास टीचर्स मास्टर टीचर्स वहां से डाउट्स ले लेंगे. तो डाउट्स मिस होने का तो कोई चांस ही नहीं है. उसके ऊपर से हर कुछ दिन पे टेस्ट शेयर होते हैं. यू कैन ट्रैक योर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एंड द सेम टाइम हर चैप्टर के साथ शेयर होती हैं असाइनमेंट्स. ये असाइनमेंट्स अगर करने के बाद आपको लगा चैप्टर समझ नहीं आया तो माइक्रो कोर्सेज है विच आर चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज. यस गाइस, दीज आर चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज जो कि अनलिमिटेड नंबर में आपके लिए अवेलेबल है, कोई लिमिटेशन नहीं है. साथ ही साथ चाहे बोर्ड एग्जाम्स के पहले की तैयारी हो, बिल्कुल 30 डेज में 60 डेज वाली क्रैश फास्ट कोर्स वाली तैयारी, या किसी भी साइंस ओलंपियाड, NTSE मैथ्स ओलंपियाड, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, ये भी बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्सेज के साथ होती है आपके साथ विद द प्रो सब्सक्रिप्शन, मेकिंग लेस अ लॉट मोर, प्राइस कम, बेनिफिट्स ज्यादा. लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इट इज ऑल्सो पिन इन द कमेंट सेक्शन. एंक प्रो इज योर कोड. ये कोड से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ये मेरा कोड है, नॉट योर कोड, माई कोड, बट यू गेट डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड. तो ये बेनिफिशियल तो आपके लिए है. अब मैं आपको दिखा दूं कि आपको करना क्या है. सो लेट्स से दिस इज द सेशन दैट यू आर वॉचिंग. ठीक है, मान लो ये सेशन आप देख रहे हो, तो you will scroll down. Okay, so we will scroll down. The moment you scroll down and do show more, तो आपको दिखेगा यहाँ पे लिंक है. इसी लिंक पे आपने करना है क्लिक and it will direct you to this page. ठीक है, it will direct you to this page where you can actually select your class, select your boards. ये सब कुछ आपको given होता है. ठीक है, यू कैन इवन एडिट दिस डिपेंडिंग इफ यू हैव अ डिफरेंट टारगेट, या फिर आप किसी और के लिए कर रहे हो, उसके बेसिस पे ये एडिट हो जाएगा. फिर आपको मिलते हैं 3 प्लान्स, लाइट, क्लासिक एंड प्लस. नाउ यू माइट बी थिंकिंग मैम 3 प्लान्स क्यों है, मतलब ये ज्यादा नहीं हो गया? नहीं. क्यों? क्योंकि बच्चे इंटरैक्टिव सेशंस, लाइव सेशंस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग, ये तो बेयर मिनिमम, ये तो होना ही चाहिए. इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. ये अवेलेबल है आपको लाइट सब्सक्रिप्शन के साथ. ठीक है, बट हमें लगा व्हाट इफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट्स इवन आफ्टर द सेशन, सो वी केम अप विद अनदर प्रोविजन ऑफ डाउट सॉल्विंग ऐप व्हिच अलोंग विद द अदर प्रोविजंस कम्स विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन. बट देयर मस्ट बी स्टूडेंट्स लाइक मी, मेरे जैसे और बच्चे होंगे जिनको लगता होगा यार ये डाउट्स वाले ऐप से तो कुछ नहीं होगा, ये तो डिजिटल ऐप है. वी नीड ह्यूमन गाइड, ह्यूमन इंटरवेंशन. हमें कोई इंसान चाहिए जिससे बात कर सके, हेल्प ले सके. तो वी केम अप विद अनदर ऑप्शन अलोंग विद ऑल दीज प्रोविजंस, डाउट सॉल्विंग ऐप एंड अ पर्सनल मेंटर व्हिच इज अवेलेबल with the plus subscription. तो अगर आप मेरा कोड करते हो अप्लाई, बच्चों देखो
कोड अप्लाई होने के बाद द फर्स्ट लाइट सब्सक्रिप्शन कम्स जस्ट फॉर 29,699 rupees. The classic subscription comes for 39,149 rupees, and the final subscription comes for 50,399 rupees. On top of it, the monthly package will come for 3060, this will come for 3870, and this will come for 5580. Now if you take up the subscription, you will get a dashboard like this. देखो भाई 10th में बहुत प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर्स हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं. उसके पहले आप यहाँ कंटेंट में जाके जब टेस्ट में चेक करोगे, द होल लिस्ट ऑफ टेस्ट दैट वुड बी शेयर्ड आपको मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस का कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा. उसके बाद आप जब माई सेशंस में जाओगे तो आने वाले अपकमिंग सेशंस जो पीछे हो चुके हैं पास्ट में जाकर के वो सेशंस, ये सारे सेशंस की लिस्ट भी मिल जाएगी आपको. तो यहाँ से आप रिप्ले देख सकते हो. इस पे क्लिक करोगे तो रिप्ले चलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो नोट्स जो मैं आपको बोली थी आप डाउनलोड कर सकते हो वो मिलेगा. नोट्स पे क्लिक किया तो ऐसे नोट्स आएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिख रहे होंगे. दिस यू कैन डाउनलोड एंड सेव ऑन योर डिवाइस. And this is how the replay would look like. You can see how many quiz questions have happened, how doubts are zero, all the doubts were resolved. And this is where you get the interactive replay option. You can get to play with your replay also. So guys, do not forget to check out the link given in the description box or pinned in the comment section. And pro code zarur laga rehna, whether you're buying crash courses, whether you're buying 1 month trial, whether you're taking the subscription for the entire year or even the micro courses, just make sure to apply the code. Not just that, if you feel this amount is a little much, just understand that you can even pay in parts. आपको installment का भी option है, तो आप हिस्सों में भी parts में भी pay कर सकते हो. Also, earlier we were saying that less than a packet of chips will be the cost of your each session. Now we are not saying that. Why? Because it's technically going to be free, because you have unlimited live sessions, unlimited micro sessions and crash courses. If you divide something by unlimited, it's technically zero, right? ऊपर से वेदांत improvement promise. बच्चे पहली बार in the history of online teaching ऐसा हो रहा है that we are promising that no matter what, your improvement is our responsibility and we guarantee that. हम ensure भी करेंगे और हम assure भी करेंगे that you are developing, you are growing, you are learning, and this can be measured. So yes, improvement will happen and we will be able to measure it as well. वो आपके board exams के through हो, school के exams के through हो, वेदांतो benchmark test के through हो, जैसे भी हो वो दिखेगा. और अगर आपको लगा कि नहीं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आई डोंट फील आई एम ग्रोइंग, योर एंटायर मनी वुड बी रिटर्न. रिमेंबर, दिस इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म बैचेस and there are just 2 conditions, no hidden terms and conditions, just 2 simple conditions, that while being with us in the long term sessions, aapka attendance in the classes should be 75% and you must have completed 75% of the tests assigned to you. आपने अगर ये 2 चीजें की हैं फिर भी आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, बिना किसी सवाल जवाब के आपकी पूरी कोर्स फीस होगी वापस. अब देखो ग्रेड 9 के बैचेस इन दिन शुरू हो रहे हैं, 10th के ये रहे बच्चे. 7th June is when my 9th standard batch is beginning. I will be teaching in that, and 21st June is when my 10th standard batch will be beginning, in which I will be teaching social sciences. So if you guys want to enroll in these batches, please get yourself enrolled. Also remember, for 21st June, the enrollment will start 2 weeks prior. ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की. एक चीज यहां मैंने आपको बोला राइट कि दिस वाज मोर कॉम्प्लेक्स. क्यों? बिकॉज अनलाइक जर्मनी, यहाँ पे द स्पीकर्स वर नॉट इवन टुगेदर. ठीक है, इटालियन में बात करने वाले लोग इकट्ठे थे ही नहीं. Not just that, this is not just the problem. The language is something that was not even common. तो यार देखो, जर्मनी के लोगों को यूनाइट होना था ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज. यहाँ पे लोग इटालियंस थे बट लैंग्वेज का कॉमनैलिटी थी नहीं. लैंग्वेज में भी बहुत सारी वेरिएशंस थी. नॉट जस्ट दैट, दे हैड अ हिस्ट्री ऑफ फ्रैगमेंटेशन, यानी कि ये सारे लोग इकट्ठा एक जगह नहीं थे. अगर मान लो ये जर्मनी है ना, तो ये किसी और एम्पायर में, ये कहीं और ऐसे था, तो इन्होंने इकट्ठे ये लिया और ये बाउंड्रीज हटा दिया और इसको पूरा जर्मनी बना दिया. बहुत खराब ड्राइंग करके मैंने गंदा कर दिया, बट जाने दो. इटली ऐसा था कि थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे. It was scattered all over under different dynasties. Yes, you heard me right. There were different dynasties that was ruling in the different parts. ठीक है, जैसे कि हैब्सबर्ग की बात हमने की थी ना पहले के पहले सेशन में, जहां हमने बोला था
था, इट वाज लाइक अ पैच वर्क। तो ये स्कैटर्ड थे ऑल ओवर। तो हैब्सबर्ग के एम्पायर में भी बहुत जो मल्टीनेशनल एम्पायर था उसमें भी कई इटालियंस थे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मिड 19th सेंचुरी में इटली जो है वो 7 स्टेट्स में बटी हुई थी एंड सर्डिनिया पिडमोंट वाज द ओनली प्लेस जहां पे एक्चुअल इटालियन प्रिंस लोग रूल करते थे, ठीक है। बाकी जगह पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन, पोप, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ये सारे लोग इधर उधर थे, बेसिकली अपने राजा का रूल नहीं था। ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज के साथ अलग प्रॉब्लम और चैलेंज थी। सारे लोग बोलते जरूर थे इटालियन, लेकिन एक कॉमन फॉर्म नहीं था, उनके अपने रीजनल वेरिएशंस थे। तो ये लैंग्वेज भी कॉमन नहीं है, तो भाई कॉमन कैसे होगा? तो हम अब बात ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो लोग यूनाइट क्यों करना चाहते हैं? वाई पीपल वॉन्टेड टू यूनाइट? बट द मेजर रीजन वाई द लीडर्स वॉन्टेड इटली टू यूनाइट वॉज क्योंकि इनको चाहिए था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे वॉन्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट and they also wanted political domination. They also wanted political dominance, ठीक है। और यहीं पे हमारे मजनी जी फिर से आते हैं। He played a very instrumental role in the unification of Italy। जैसे हमें पता है यंग इटली इन्होंने मर्सलीज में बनाई भी थी, इनफैक्ट यंग यूरोप भी बनाया था, बट दिस वाज अ सीक्रेट सोसाइटी व्हिच वाज एक्टिवली वर्किंग फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन्होंने दोनों 1831 और 1848 में कुछ ऐसे रिवोल्यूशंस, अपराइजिंग्स निकाले जो कि फेल हो गए टेरिबली। अब इनके फेलियर के बाद पूरा का पूरा जो भार है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आ जाता है ऑन द शोल्डर्स ऑफ विक्टर इमानुएल II, जो कि हमारे इटालियन प्रिंस थे, ठीक है। अब ऐसे में हमारे चीफ मिनिस्टर कैवर आते हैं पिक्चर में। समझो, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, चीफ मिनिस्टर कैवर भी यहाँ पे पूरी चीजों का हिस्सा अपने शोल्डर्स पे लेते हैं। बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि वो खुद रिवोल्यूशनरी नहीं थे, उनको रिवोल्यूशनरी वगैरह आइडियाज नहीं आते थे, रिवोल्यूशन नहीं चाहिए था, ठीक है। ना ही वो डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट यानी कि अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ही वाज नॉट इवन अ डेमोक्रेट, ही वाज जस्ट समबडी जिन्होंने कहा कि ठीक है, I am going to take this whole process। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि although he was Italian, he used to speak French like a lot of other elite classes and educated classes more fluently than Italian। Italian से ज़्यादा अच्छा French ये बोलते थे and he led the movement and Sardinia Piedmont defeated the Austrian forces in 1859। ऐसे ही ऑस्ट्रियन लोगों को डिफीट नहीं किया, इन्होंने अपने फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्स को यूज करके फ्रांस के साथ अलायंस बनाई, ठीक है, उनके साथ अलायंस बनाई, पावर में मिल करके आए और बहुत टैक्टफुली, बहुत अच्छे से प्लानिंग करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसके बाद आते हैं हमारे ग्यूसेप गारिबाल्डी। कई सारे लोग ग्यूसेप मजीनी और ग्यूसेप गारिबाल्डी में हो जाते हैं कंफ्यूज। एक चीज ध्यान रखना, गारिबाल्डी वाज नॉट लाइक दैट, ही वाज मोर ऑफ अ सोल्जर। हाउएवर ग्यूसेप मजीनी वाज अ रिवोल्यूशनरी, ठीक है। गारिबाल्डी में भी रिवोल्यूशन का स्ट्रीक था, बट ही वाज नॉट टेक्निकली टेकन एज अ रिवोल्यूशनरी, ही वाज मोर ऑफ अ सोल्जर, ऑफ अ फाइटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो बच्चे सिर्फ हमारे यहाँ के ट्रूप्स नहीं लड़ रहे थे, उनके अलावा हमारे पास गारिबाल्डी ने कुछ लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लिया और उनको लेकर के आए, जिनके सपोर्ट से लोकल पेजेंट्स थे ये, इनके सपोर्ट से द टू सिसिलीज का जो वॉर था, टू सिसिलीज को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां से स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया, बिल्कुल भगा दिया, ठीक है। और फिर 1861 में क्या हुआ, विक्टर इमानुएल ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और फाइनली यूनाइटेड इटली के किंग इनको बना दिया गया। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, सबसे फनी बात ये थी कि यहाँ पे पेजेंट्स, इधर उधर सोल्जर्स, ट्रूप्स सब लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि क्यों लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इलिटरेट थे, ठीक है, और ऊपर से उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी। तो जब ला इटालिया बोला जा रहा था, ठीक है, ला इटालिया बोला जा रहा था, इटालिया का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था इनको लगता था कि ला इटालिया जो है ये इमानुएल जी जो है हमारे, उनकी वाइफ का नाम है, बिकॉज दे वर सो इलिटरेट। इनको ये लिबरलाइजेशन और ये सारे वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता था। तो देखो यही फाइटर्स के साथ होता है, दे हैड नो कॉज, जस्ट बिकॉज देयर लीडर वाज सो स्ट्रांग एंड दे हैड देयर एलिजेंस टू द लीडर। यहाँ पे जैसे ग्यूसेप गारिबाल्डी है एंड बाकी हमारे चीफ मिनिस्टर कैवर या फिर इमानुएल II भी है, इन सब की तरफ इनका इतना स्ट्रांग एलिजेंस था कि बस लड़ पड़े उनके लिए फॉर वॉट एवर रीजन। तो ऐसे जर्मनी और इटली की हो गई यूनिफिकेशन। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। ब्रिटेन का केस क्यों स्ट्रेंज है बच्चे? क्योंकि देखो
यहाँ पे वैसे तो ब्रिटेन को हम जो है ना मॉडल मानते हैं, किस चीज का मॉडल मानते हैं, नेशन स्टेट का। सारे लोग जो हिस्टोरियंस वगैरह है वो कहते हैं कि नेशन स्टेट का ट्रू एग्जाम्पल तो यही है, ठीक है। लेकिन ये पहले नेशन स्टेट नहीं था। 18th सेंचुरी तक जो यहाँ की लेआउट है, जो विजन है, जो जिस तरह से आप इसको देखते हो, ये काफी ज्यादा अलग था। और ना ही ये किसी अपहीवल, किसी रेवोल्यूशन का रिजल्ट था, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली, इन सब जगह नेशनलाइजेशन, यूनिफिकेशन, ये सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अपहीवल, रिवोल्यूशन, इन सारी चीजों का रिजल्ट था। यहाँ ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो सारे ब्रिटिशर्स भी नहीं थे, वो सारे इंग्लिश भी नहीं थे। इट वॉज नॉट अ कंप्लीट ब्रिटिश नेशन। तो क्या था, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटीज के लोग थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे। एथनिक ग्रुप्स बच्चे, एथनिक का मतलब होता है कि अलग सोशल डिविजन बेस्ड ऑन कल्चर्स, कल्चरल डिफरेंसेस। तो इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे, ये सारे लोग यहाँ पे थे। और इनके अपने अलग 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 एथनिसिटी के होने की वजह से अपने अलग ट्रेडिशंस थे, चाहे वो कल्चरल ले लो, चाहे वो पॉलिटिकल ले लो, इनका सबका अपना अलग अलग सिस्टम था। लेकिन द फोर्स ऑफ पावर वॉज द इंग्लिश पार्लियामेंट। जी हाँ, तो हुआ क्या था कि 1688 तक यहाँ पे भी थी मोनार्की। मोनार्की से अब लोगों ने पावर कर ली थी सीज। किसने? पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पे भी उनसे पावर छीन ली और फिर आगे एस्टैब्लिशमेंट में, और यही लोग इन पूरे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को भी करते रहे डोमिनेट। फिर आता है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है बच्चों। दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विच इज देयर राइट नाउ। पार्लियामेंट जो है वहां पे इंग्लिश पीपल ही डोमिनेट करते थे, तो किसको इन्होंने कंट्रोल में लिया? स्कॉटिश लोगों को, ठीक है। तो द स्कॉटिश पीपल हाईलैंड वाज सप्रेस्ड। स्कॉटिश हाईलैंड को इन लोगों ने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे कैथोलिक क्लैंस जो है वो ज्यादा रहते थे। मोस्टली द स्कॉटिश हाईलैंड जो है इट वाज फिल्ड अप विद द कैथोलिक क्लैंस। इनको इन लोगों ने सप्रेस करना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इतना ही नहीं, किस सेंस में दबाते थे? उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था। इनफैक्ट उनको अपनी लैंग्वेज भी बोलने नहीं दी जाती थी। उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस था वो भी अब वो लोग नहीं पहन सकते थे। अ लॉट ऑफ पीपल वर इवन ड्रिवन आउट। कितने सारे लोगों को उनके होमलैंड से भगा दिया गया था कि नहीं, अब ये तो ये इंग्लिश लैंड है, यहाँ अगर आपको अपनी मनमानी करनी है तो आप यहाँ से निकलो, ठीक है। अब वैसे ही आता है आयरलैंड का कंडीशन, ठीक है। तो अब इनमें से हमारे पास आयरिश भी हैं, ठीक है, तो वेल्श भी थे बच्चे। आयरलैंड कैसे इसका हिस्सा बना? आयरलैंड में दो कम्युनिटीज बहुत ज्यादा थी, एक थी कैथोलिक्स की, एक थी प्रोटेस्टेंट्स की। कैथोलिक्स मेजॉरिटी में ज्यादा थे, यानी कि मान लो मोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑफ कैथोलिक्स, लेस परसेंट वाज प्रोटेस्टेंट्स। ब्रिटेन ने क्या दिमाग लगाया यार, मतलब आपको दाद देनी पड़ेगी। एवे ही इतने सारे कंट्रीज पे कॉलोनाइज करके, कब्जा करके नहीं बैठे थे ये लोग, दिमाग था इनका। मतलब आई रियली अप्रिशिएट द स्ट्रैटेजी, not their intentions. Remember, I am not appreciating their intentions. I'm not appreciating what they did to these countries, but I am appreciating the kind of strategy that they used. देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको कहीं पे जाना है और किसी जगह पे कब्जा करना है तो आप सोचोगे कि जो मेजॉरिटी है उससे हाथ मिला लेते हैं और अलायंस बना लेते हैं। आप कहोगे कि ये लोग ज्यादा हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, ज्यादा है, अपने आप डोमिनेट कर देंगे सबको। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? उल्टा टैक्टिक्स अपनाया। इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को अपना पूरा 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 सपोर्ट दे दिया, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, हर तरीके से उनको सपोर्ट कर दिया। प्रोटेस्टेंट्स जो है अब वो चढ़ करके कैथोलिक्स पे अपनी मनमानी करने लगे। कैथोलिक्स हो गए बहुत ज्यादा नाराज और बहुत स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट किया अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ वुल्फ टोन फॉर कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया इन 1798। अल्टीमेटली आयरलैंड को फोर्स करके, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो अभी भी फेवर में नहीं है, 1801 में यूनाइटेड किंगडम में जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया और ऐसे बना हमारा यूके, ठीक है। तो ऐसे बर्थ हुआ ब्रिटिश नेशन का, जहां पे बाकी नेशन जो है सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बनकर रह गए थे। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सब का मतलब
नीचे, राइट। तो ये पावर इनके पास कुछ नहीं थी, ये एक पावरफुल नेशन का हिस्सा जरूर थे, बट खुद बहुत दबे दबे से सप्रेस थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश कल्चर डोमिनेंट था, इनका ही अपना यूनियन जैक का फ्लैग इन्होंने लगा दिया, नेशनल एंथम ऑफ गॉड सेव आवर नोबल किंग बना दिया, और इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते जा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, वेल्श, आयरिश, स्कॉटिश, किसी को भी उनका जो भी लैंग्वेज था नहीं बोलने दिया जाता था, इंग्लिश ही बुलवाते थे सबसे। तो ये डिफरेंट केस है, पिक्यूलर केस है ब्रिटेन का। आप बात करते हैं विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन की। बच्चा, एलिगरी क्या होता है? एलिगरी देखो, जब नेशनलिज्म की फीलिंग जागी लोगों के अंदर, नेशनलिज्म क्या था? नेशनलिज्म एक आइडिया था, एक आइडियोलॉजी थी, एक फिलॉसफी थी। एक आइडिया से जब आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो जो सालों साल चलती जाएगी, एक आइडिया से रेजोनेट करना तो हो सकता है, बट एसोसिएट करना इतना स्ट्रांगली पॉसिबल नहीं होता है। मतलब क्या? आपको कई बार फिजिकल चीजें देखने के लिए चाहिए होती हैं जो आपको इंस्पायर करें, जैसे, या फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सिंबल्स चाहिए होते हैं जो आपको इंस्पायर करे। इट कुड बी पोएट्री, सॉन्ग्स, हाइम्स, स्लोगन्स, pictures, some symbols, something has to be there which you look at, which you hear of, which you talk of, और आपके अंदर बिल्कुल देशभक्ति की भावना ऐसे उमड़ कर आने लगे। ये पहले लोगों के पास नहीं थी। नेशनलिज्म की फीलिंग तो जरूर थी, लेकिन देशभक्ति के लिए एसोसिएट करने को कुछ नहीं था, और यहां से एलेगरी का आइडिया आया आर्टिस्ट्स को। तो एलेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ऑफ अ नेशन, ठीक है, जिसमें नेशन को पर्सोनिफाई किया जाता है, नेशन को एज अ पर्सन डिपिक्ट किया जाता है, या एक चीज की तरह डिपिक्ट किया जाता है, और इससे लोग रिलेट करते हैं। तो बच्चे, एलिगरीज क्यों फॉर्म हो रही थी कि अलग अलग सिंबल्स के साथ एक फिगरीन बना दिया। लोग जब उसको देखते तो कहते यार ये, जैसे हमारे क्या है, ये हमारी भारत माता है, जर्मनी ने देखा तो कहा ये जर्मेनिया है, फ्रांस ने देखा तो मैरियन बोला। तो ऐसे एलिगरी बनी, और उस वक्त लोग नेशन को या लिबर्टी को, इन सारी चीजों को फीमेल उससे ही एसोसिएट करते थे। दे यूज्ड टू थिंक ऑफ देम एज फीमेल, लिबर्टी को फीमेल की तरह एसोसिएट किया जाता था, ठीक है। तो फीमेल फिगर को 18-19 सेंचुरी में किया गया, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हुआ, मैरियन बनी, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाइंग अ नेशन किया गया, अलग अलग डिफरेंट सिंबल्स दिए गए डिफरेंट आइडियाज के लिए। ये लोगों का आइडिया ऑफ नेशन डिपेक्ट करती है मैरियन। मैरियन इज अ वेरी कॉमन क्रिश्चियन नेम, इसलिए एक ऐसा नाम दिया गया जिससे लोग इजिली रिलेट कर सके। उनको रेड कैप पहनाया गया जो स्लेवरी के फ्रीडम को दिखाती है, ट्राई कलर का फ्लैग जो नेशनल फीलिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, कॉकेड, ये सारी चीजें दी गई, और इस पिक्चर को जो है ऊपर लगा दिया गया बीच में पब्लिक स्क्वायर में, ताकि लोग उसको देखें और हमेशा इंस्पायर्ड फील करें। एंड इट वाज मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। वैसे ही जर्मेनिया, जर्मन की एलिगरी थी। आप देखो इनके सर पे क्राउन ऑफ ओक लीव्स है। बच्चे, ओक लीव्स इन जर्मनी यूज्ड टू सिंबलाइज हीरोइज्म। तो ये हीरोइक चीज का एक सिंबल था, एंड शी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन फ्रैंकफर्ट बाय द लिबरल्स इन द पार्लियामेंट। और ये फॉलन जर्मेनिया है व्हिच वाज क्रिएटेड इन जूलियस हुबनर इन 1815, जब उनकी स्पिरिट को नीचे गिरा दिया गया था। जर्मनी गार्डिंग द राइन, दिस वाज इन 1816। ऐसे ऐसे करके अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते थे टू सिंबलाइज, टू डिपिक्ट व्हाट वाज देयर। जैसे कि ब्रोकन चेन्स फ्रीडम को दिखाता था, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल यूज टू शो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर एंड स्ट्रेंथ। वैसे ही स्वॉर्ड आपका रेडीनेस टू फाइट। ये सारी चीजें जो यहाँ पे यूज की गई हैं, यहाँ पे ईगल क्या दिखाता है, ये सारी चीजों का डिपिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपका ट्राई कलर, ये जो आपका ट्राई कलर था वो फ्लैग्स को दिखाता था, रेज ऑफ सन एक नए एरा को, एक नए बिगिनिंग को दिखाता था, ठीक है। तो द होल सिंबल has been given here. अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की, ठीक है। इंपीरियल क्या था बच्चे? जब एक नेशन दूसरे नेशन पे अपने आकर के कब्जा जमा करके अपनी ज्यादा ताकत दिखाता था, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी कि 1875 से 1900s की बात हो रही है। देखो 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब ये यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, इसकी जर्नी हम करने वाले हैं, यानी कि 1875 के बाद से 1914 में ये वर्ल्ड वॉर तक क्या एग्जैक्टली हुआ। तो नेशनलिज्म की वेव बहुत स्ट्रॉन्ग पूरे यूरोप में चली हुई थी, एवरीवन वाज इंस्पायर्ड बाय इट, ये हम सबको पता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस स्पिरिट से इसको शुरू किया गया था, जिस आइडिया से इसको शुरू किया गया था, वो धीरे धीरे फेड होने लग गया। नेशनलिज्म का ट्रू मीन्स टाइम के साथ, वक्त के साथ, अलग अलग लोगों के आइडियोलॉजीज के साथ खोने लग गया था और चेंज होने लग गया था, एंड इट गॉट नैरोड डाउन एंड लिमिटेड।
जब नेशनलिस्ट्स के आइडियाज आइडियोलॉजीज लिमिटेड होने लग गए, ये लोग आपस में ही लड़ने लग गए, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग गया, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने का पर्पस मिल गया हमारे मेजर यूरोपियन पावर्स को, जो भी इंपीरियलिज्म की लड़ाई में आगे बढ़े जा रहे थे। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या चल रहा है। बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इनके दिमाग में ये आइडिया समझ आ गया था कि जितनी ज्यादा कॉलोनीज ये फॉर्म करेंगी, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि फ्रांस, ऐसे ऐसे हर एक कंट्री, अभी इंपीरियल पावर्स जो स्ट्रॉन्ग पावर्स थे वो इंपीरियलिज्म की तरफ भाग रहे। वो छोटे छोटे बाकी जो छोटी छोटी इकोनॉमीज है जिनके पास, जैसे इंडिया हो गई, जैसे अफ्रीका हो गई, उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको पावरफुल बनना है तो इनको कोलोनाइजेशन करना होगा, और इसके लिए ये आपस में लड़ रहे हैं। बट जब नेशन स्टेट की फाइट चल रही है तो इनका इंपीरियलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इनका इन नेशंस पे कब्जा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अभी नेशन स्टेट की लड़ाई कमजोर पड़ रही है, नेशनलिस्ट्स कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि सबके आइडियाज अलग है, अब सब एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। इतना ज्यादा इनटॉलरेंस आ गया था इन लोगों में कि इसका फायदा एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए आ गए थे हमारे मेजर यूरोपियन पावर्स, ताकि वो अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को बूस्ट कर सके, अचीव कर सके। और उसमें सबसे सीरियस सेंस ऑफ नेशनलिस्ट आपका टेंशन, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ बाल्कन्स में, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बाल्कन्स कहते हैं, विच हैपेंड इन 1871। अभी समझो यहाँ क्या हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एथनिक और ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, यानी कि डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, दिस इज अ लॉट। अब यहाँ पे लोग आज के डेट के रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, सब कुछ, स्लोवेनिया, ये सारे लोग उस वक्त वहां रहते थे। तो बच्चा कितना इंटेंसली डाइवर्स है ये जगह। अब यहाँ पे कुछ लोगों को नेशन स्टेट चाहिए, कुछ लोगों की नेशनलिज्म की आइडियाज अलग है। सबके बीच में देखो, जहां भी इतनी डाइवर्सिटी है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन यहाँ के इनहेबिटेंट्स को हम कहते थे स्लाव्स। स्लाव्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बहुत समय से ये लोग ऑटोमन एम्पायर के लार्जर एरिया जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। लेकिन रोमांटिसिज्म आने लग गई एंड दे वर आल्सो डिसइंटीग्रेटिंग फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने अब तक क्या करके रखा था? ऑटोमन एम्पायर ने एम किया था मॉडर्नाइजेशन पे, ठीक है। तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया था और कई सारे इंटरनल रिफॉर्म्स किए थे, और इन रिफॉर्म्स और इन मॉडर्नाइजेशंस के मेथड के थ्रू इन्होंने सोचा था कि लोगों की डिमांड्स, लोगों के माइंडसेट, इन सारी चीजों को इन्होंने चेंज कर दिया। बट ऐसा नहीं हुआ था। अगर इनको आजादी चाहिए भी थी तो इनको लगा था शायद ये अलग बेसिस पे मांगेंगे, बट ये भी नहीं हुआ। तो इन्होंने एक तो रोमांटिक नेशनलिज्म का सहारा लिया, पोम, लैंग्वेज, स्टोरीज, फोकलोर्स, ये सारी चीजों का सहारा लिया, और ये रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गई क्योंकि एट द सेम टाइम दे वर ट्राइंग टू डिसइंटीग्रेट फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। तो मॉडर्नाइजेशन से अलग हट रहे हैं, रोमांटिसिज्म को बहुत ज्यादा आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक एक करके यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द ऑटोमन कंट्रोल। तो जितने, जैसे हमने ग्रीस का भी पढ़ा है, वैसे ही ये लोग भी हट रहे हैं, ठीक है। आप देखो टाइमलाइन बहुत सिंपल है, राइट। 1832 में ग्रीस थी, 40 साल बाद ये हो रहा है। तो ऑटोमन एम्पायर मतलब 10 साल, 20 साल, 40 साल ऐसे पास होते ही जा रहा है। तो ऑटोमन एम्पायर को लगा था ये चेंजेस इन्होंने किए हैं, बट वो बेसिकली बहुत कम में हुई थी, टेक्निकली फेल हो गई थी। लोगों ने अल्टीमेटली क्या किया? अपने हिस्ट्री को ही ग्लोरीफाई किया, रोमांटिसिज्म को ही यूज किया, और उसके बेसिस पे क्लेम करने लगे इंडिपेंडेंस और प्रॉपर पॉलिटिकल राइट्स अपने नेशनैलिटी के बेसिस पे। इनका कहना यह था कि हम हमेशा इतने डिफरेंसेस के बावजूद इकट्ठे रहे हैं, लेकिन कुछ समय से ये फॉरेन स्टेट के लोग आकर के हम पे कब्जा करें, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी आजादी वापस चाहिए, हमें हमारा हिस्ट्री वापस चाहिए। ऊपर से हमें पता है कि स्लैव्स जो है, स्लैव्स अलग अलग नेशन के थे, तो इनके अलग अलग ऑब्वियसली स्लेविक नेशनलिस्ट्स की स्ट्रगल भी अलग अलग तरह से डिफाइन थी। देखो क्या प्रॉब्लम थी कि अलग अलग लोग हैं, राइट। रोमानिया के लोग हैं, क्रोएशिया के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, ये सब अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई में बाल्कन्स जो एरिया, उसमें सबसे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि इस आइडेंटिटी में वेरिएशन आ रहा है, इस आइडेंटिटी में लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से एसोसिएट नहीं कर पा रहे, एंड इट ऑल्सो रिजल्टेड इन फियर्स जेलसी अगेंस्ट ईच अदर।
इतना ज्यादा कि एक दूसरे के एक्सपेंस पे ये लोग पावर गेन करने को तैयार है। मतलब समझो एक घर में रहने वाले लोग आप एक दूसरे के अगेंस्ट इतना ज्यादा हो गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये घर उनको इतनी स्ट्रांगली चाहिए कि अगर बाकी 4 लोग 5 लोग घर से बाहर निकाल दिए जाए, बेच दिए जाए, कुछ भी कर दिया जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इस घर से मतलब है। इतने मतलबी हो गए हैं, इतना ज्यादा जेलस हो गए हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में इतना खो गए हैं, इतनी अलग आइडियोलॉजीज के इंसान बन गए। तो दे वांटेड टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरी अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अपने आइडियोलॉजीज के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी चाहिए थी और उसके लिए दूसरे लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडिली ये लोग कुछ भी कर सकते थे। और इसका फायदा हमारे यूरोपियन पावर्स, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन लोगों ने उठाया। क्यों? क्योंकि इनको पता था चाहे बाल्कन्स हो या कोई भी जगह, वहां का ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल, मिलिट्री, ये सब कुछ अगर इनके अंडर आता है तो इनको मिलेगी क्या? बहुत ज्यादा पावर। और इंपीरियलिज्म वाज ऑल अबाउट पावर गाइस, एंड दैट इज व्हाट लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स। जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, सब आपस में इस पावर को लेकर अमेरिका लड़ने लग गए और लड़ाई इतनी बढ़ गई, आपने सड़क पे देखा होगा, 2 लोग लड़ते हैं, फिर 2 लोग उसको सपोर्ट करने आ जाते हैं, फिर 4 लोग उसको सपोर्ट करने आ जाते हैं, कुछ आधे इधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं, और ऐसे करते करते कई बार दंगे हो जाते हैं। एक बंदी की लड़ाई, 2 बंदी की लड़ाई दंगे में चेंज हो जाती है। यही यहाँ पे हुआ। सिर्फ बाल्कन में कॉन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। इंपीरियल जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी उनको उस जगह पे कब्जा करना था। उस कब्जा करने के चक्कर में ये लोग इन लोगों को आपस में लड़वाने लग गए और कोई उनको पावरफुल करने के लिए उनको सपोर्ट कर देता था। मान लो ऑस्ट्रिया पार्ट ए को सपोर्ट कर रहा है तो आपको जर्मनी पार्ट बी को सपोर्ट कर रहा है, रशिया पार्ट सी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे करके कंट्रीज, बड़े प्लेयर्स आ गए, फिर वो लड़ने लगे और करते करते पूरी दुनिया में लड़ाई फैल गई और 2 हिस्सों में लड़ाई होने लगे। दिस इज हाउ वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की। बच्चे, नेशनलिज्म वाज अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, ठीक है, एंड इट लेड टू यूरोप डिजास्टर ऑफ 1914। यानी कि नेशनलिज्म इज व्हाट ना, उसका आइडिया चेंज होकर के अलाइन होने लग गया इंपीरियलिज्म से, पावर से। आप देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, एवरीवन वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी, तो नेशनलिज्म का आइडिया वहां से वहां चेंज हो गया कि हमें नेशन स्टेट चाहिए, अपने लिए चाहिए, तो ये अलाइन हो गया इंपीरियलिज्म से। उनको भी अपने लिए लैंड चाहिए, पावर के लिए चाहिए। कॉलोनाइज नेशन जो थे वो अपोज जरूर कर रहे थे इंपीरियल डोमिनेशन को, स्पेशली बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम यूरोप, जो कि फॉलो हर जगह उनको कर रहा था। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चल रहे थे, नेशन स्टेट्स को नेचुरल और यूनिवर्सल माना जा रहा था, लेकिन इंपीरियलिज्म को भी जो है फायदा कहीं ना कहीं इससे मिला। बट बात ये है कि नेशनलिज्म इतनी स्ट्रांगली प्रिवेल कर रहा था यूरोप में कि एवरीवन न्यू व्हाट दे रियली रियली वांटेड। तो जो कॉलोनीज भी थी ना, जो इंपीरियल स्टेट्स थे, जहाँ पे इंपीरियलाइजेशन उन्हें करके रखी थी, जहाँ पे कॉलोनीज बना के रखी थी, जैसे कि इंडिया में, इंडिया भी यूरोप से बहुत इंस्पायर हुआ, पूरी दुनिया यूरोप से बहुत इंस्पायर हुआ, उनके स्ट्रगल से, फ्रेंच रिवोल्यूशन से, राइज ऑफ नेशनलिज्म से, एंड एवरीवन अल्टीमेटली स्टार्टेड फॉर आस्किंग फॉर इट एंड इट हैपेंड फॉर एवरीवन। सो विद दिस गाइज वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। दिस इज अ टाइमलाइन, हमने आउटलाइन में भी डिस्कस किया हुआ है। हैव अ लुक एट it, this will help you a lot. Take a screenshot, paste it on your wall and keep looking at it. पूरा चैप्टर यहाँ पे आपके लिए टाइमलाइन में समाया हुआ है। समराइजेशन इतनी सी बात है। रोमांटिसिज्म किसको कहते हैं? जहाँ पे लोग साइंस को, लॉजिक को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि पोएट्री, सॉन्ग्स, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों का अलग पावर है और इसको यूज़ करेंगे, जो कि हमने ग्रीस में देखा, हमने जर्मनी में भी देखा, राइट? और होल सेट ऑफ पीपल वर लाइक दैट। फिर हमें पता है कि यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी, खाना कम पड़ने लग गया था, बैड हार्वेस्ट के 2 ईयर थे, ऐसे करते करते लोग अनएम्प्लॉयड होने लग गए, चीज़ों का प्राइस बढ़ने लग गया, खाना कम होने लग गया, लोग सड़क पे आ गए, लुई फिलिप ने अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गए और लोगों की हार्डशिप्स बढ़ती गई। जब वो भागे तो वापस हमें पता है कि इलेक्शन हुआ, सबको प्रॉपर वोटिंग राइट्स दे दिए गए, राइट? उसके बाद जर्मनी में भी ऐसे ही लोग पार्लियामेंट चाहते थे, पार्लियामेंट्री रूल चाहते थे, लेकिन उनके राजा ने मना कर दिया। बट अल्टीमेटली ऑटो वन बिस्मार्क ने अपने प्रशिया में सीरीज ऑफ वॉर्स लड़कर के 7 साल के बाद फाइनली 1871 में क्राउनेशन कर दिया हमारे कैसर विलियम का। ऐसे ही इटली भी यूनिफाई हो गया। इटली का ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि स्कैटर्ड था, राइट? बट हमारे चीफ मिनिस्टर कैवर
and Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, and for that matter, even Victor Emmanuel II, everyone took part in and made it happen. Britain, हमें पता है कि Britain नहीं था, although it is taken as a model of nation state, but it was not really a nation state. Revolt और nationalism के idea से नहीं बना था, जबरदस्ती बना था, कैसे स्कॉटलैंड को कब्जे में लेके, आयरलैंड को कब्जे में लेकर के, फिर कैसे बाल्कन्स की लड़ाई led to the became a major and immediate cause of World War I. It was not the only cause, but it was an immediate cause and a very strong one. And finally, nationalism and imperialism. So let's quickly look at the homework question. Act of Union took place in 1705, 1706, or 1707. How many elected representatives marched in Frankfurt Parliament? 31, 831, 830, 831, or 832. And which word means the same as common people? So people, do not forget to put your answers in the comment section. Do not forget to check out the Vedantu Pro subscription. You just have to go and visit the link in the description box. It is also pinned. ये कोड जरूर लगा लीजिएगा, इससे ही एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा. आप क्रैश कोर्स बाय कर रहे हो, या फिर 1 महीने का ट्रायल पैक, या फिर पूरे साल का कोर्स, या फिर आप बाय कर रहे हो हमारा माइक्रो कोर्स. Do not forget to apply this, guys. Even for micro course, you will have to take up the pro subscription for probably a month. ठीक है? Chalo. So people, on that note, do not forget to hit the like button, do not forget to share the video, and do not forget to hit the bell icon, because this is what will help you keep keeping yourself updated on what's happening on the channel. So like zarur kar dena. Let's target at least 1500 likes on this video. Do not forget to put your homework questions ka answer in the comment section. Do not forget to put your doubts in the comment section, and do not forget to put your feelings. How did you like this session? And we finally finished this chapter. It's a very interesting chapter. थोड़ा लंबा जरूर है, but बहुत मजेदार. So with this, I'm gonna sign off, and I hope you guys are doing fine, and I hope you guys are staying home and safe. Guys, until next time, stay home, stay safe, take good care of yourselves, and good night. Bye.